जय हिंद मेरे जवान। हम आपके सामने 6 to 8 का प्रश्न लेकर आए हैं। इसका एग्जाम हो चुका है। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा डिस्कशन करने में लेट हो गया। पहले हमें करना चाहिए, लेकिन हम क्या करें। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 की जब हम बात करते हैं, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अमेरिका, एशिया एवं अफ्रीका का औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होता है ए, पुर्तगाल एवं स्पेन। भौगोलिक खोजों का प्रारंभ सर्वप्रथम पुर्तगाल एवं स्पेन से प्रारंभ हुआ था, लेकिन भौगोलिक खोजों को सबसे अधिक प्रश्रय पुर्तगाल ने दिया था। आगे का प्रश्न यह है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखते हैं कि आर्थिकरण करना था ही और नए क्षेत्रों की खोज भी करना था, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको उपर्युक्त में एक से अधिक। भौगोलिक खोजों ने पूरे दुनिया को समेटकर एक कर दिया, विभिन्न देशों के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया। भौगोलिक खोजों का ही एक परिणाम था कि 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया और भारत में सर्वप्रथम कालीकट आया। उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। भौगोलिक खोज का ही परिणाम था कि कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। इस प्रकार कोलंबस इटली का रहने वाला था। स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। भौगोलिक खोज को और प्रभावशाली बनाने में मैगलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मैगलन ने 1519 ईस्वी में जहाज से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। इस प्रकार मैगलन पुर्तगाल का रहने वाला था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया। भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो कालीकट आया था। कालीकट पूछेगा उस समय कालीकट का शासक कौन था? उस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। पूछेगा आपको कि अमेरिका की खोज कब हुई थी? 1492 ईस्वी में। किसने किया था अमेरिका की खोज? तो कोलंबस ने किया था। किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कोलंबस कहाँ का रहने वाला था? तो कोलंबस इटली का रहने वाला था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पूरा? तो अमेरिका का नाम अमेरिका स्पेन के नाविक अमेरिगो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। पूछेगा कि मैगलन किस देश का रहने वाला था? मैगलन पुर्तगाल का रहने वाला था। मैगलन ने 1519 ईस्वी में और जहाज से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाया था। आगे की ओर आते हैं। आगे है बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? इसका सही का आंसर होगा 1773। बात यह है कि अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण माना जाता है 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। हम इस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बोस्टन अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। रेड इंडियन कहा जाता था। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रसिद्ध नारा क्या दिया गया था? प्रतिनिधित्व नहीं थे, प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। पूछेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक जॉर्ज वाशिंगटन थे। जॉर्ज वाशिंगटन थे। आप आगे आ जाएं। आगे का प्रश्न है कि अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी थी? इसका सही आंसर होगा थॉमस जेफरसन ने। थॉमस जेफरसन ने। याद रखना है कि जॉर्ज वाशिंगटन के बाद अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति हुए थे उनकी जिंदगी अपने नहीं ली बल्कि देश के लिए थी। ऐसे राष्ट्रपति की सूची में अब्राहम लिंकन का नाम लिया जा सकता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था प्रजातंत्र प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है।
हम देखते क्या है कि अब्राहम लिंकन ने अमेरिका की धरजमी से दास प्रथा को समाप्त किया था। अमेरिका संसार का पहला देश है जिसने संविधान पर लिखित संविधान प्रस्तुत किया था। अमेरिका संसार का पहला देश है जहां पर सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी। अमेरिका प्रदेश का संसार का पहला देश है जहां पर जनता के लिए सर्वप्रथम समानता एवं मौलिक अधिकार की घोषणा की गई थी। आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की उद्घोषणा किसने लिखी थी? इसका सही आंसर है थॉमस जेफरसन ने। पूछेगा कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? अब्राहम लिंकन। पूछेगा किसने कहा था प्रजातंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित है? तो अब्राहम लिंकन ने। कौन? अब्राहम लिंकन ने कहा था। पूछेगा कि संसार का पहला देश कौन है जिसने सर्वप्रथम लिखित संविधान प्रस्तुत किया था? तो कौन है? तो अमेरिका। पूछेगा संसार का पहला देश कौन है जिसने जनता के लिए सर्वप्रथम समानता एवं मौलिक अधिकार की घोषणा की गई? अमेरिका। पूछेगा संसार का पहला देश कौन है जहां पर सर्वप्रथम प्रजातंत्र की स्थापना हुई थी? वह है अमेरिका। आगे नंबर 5 है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित बुद्धिजीवी थे। इसका सही आंसर कौन कौन होगा? रूसो, वॉल्टेयर व मॉन्टेस्क्यू। इसलिए इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा। याद रखना, 1789 ईस्वी में फ्रांस की धरती पर जो क्रांति हुई इसे हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नाम जानते हैं। फ्रांस के सम्राट लुई 14वां ने कहा था, मैं ही राजू हूं और मेरे शब्द ही कानून है। और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां बूर्बो राजवंश से संबंधित था। फ्रांसीसी क्रांति समय नारा दिया गया था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो रूसो, वॉल्टेयर व मॉन्टेस्क्यू। पूछेगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। पूछा जाएगा किसने कहा था, मैं ही राज हूं और मेरे शब्द ही कानून है? तो कौन? फ्रांस के सम्राट लुई 14वां कहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति फ्रांस के किस सम्राट के समय में हुई थी? तो फ्रांस के सम्राट लुई 16वें के शासनकाल में। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति के समय कौन सा विश्व प्रसिद्ध नारा दिया गया था? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का। कोई क्रांति तब सफल होती है जब समाज का शिक्षित पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग उसका साथ देता है। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति को सफल बनाने में रूसो, वॉल्टेयर एवं मॉन्टेस्क्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। मेरे जवान, आगे की ओर हम आते हैं। यहां पर है नंबर 6 में, ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी का काल था। इसमें क्या क्या हुआ? आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई थी और यहाँ पर सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई थी। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? उपर्युक्त में से एक से अधिक। बात यहाँ पर यानी कि सामाजिक नहीं, और इसका सही आंसर हो जाता है आपको ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी का काल था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सिर्फ ए, आर्थिक समस्या। याद रखना है कि आर्थिक मंदी का काल माना जाता है और 1929 से लेकर 1939 ईस्वी ये महामंदी प्रारंभ हुआ था अमेरिका से। और इस विश्व महामंदी से सबसे अधिक प्रभाव अमेरिका की सरजमी पर पड़ा था, तो वहीं पर सबसे कम प्रभाव फ्रांस पर पड़ा था। पूछा जाएगा कि विश्व आर्थिक मंदी का समय क्या है? तो 1929 से लेकर 1939 ईस्वी का समय। पूछेगा ये विश्व आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ था? तो अमेरिका से प्रारंभ हुआ। किस देश से? अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी अमेरिका प्रारंभ हुआ, तो विश्व आर्थिक मंदी से प्रभावित होने वाला सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो अमेरिका पर ही पड़ा था। पूछेगा विश्व आर्थिक मंदी से सबसे कम प्रभाव किस देश पर पड़ा था? तो किस देश पर पड़ा था? तो फ्रांस पर पड़ा था। आगे की नंबर 7 में, झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह के नायक थे। इसका सही आंसर क्या होगा? और इसका सही आंसर होगा बिरसा मुंडा। इस प्रकार मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। मुंडा विद्रोह का समय माना जाता है 1899 से लेकर 1900 ईस्वी। और मुंडा विद्रोह को प्रारंभ करने का श्रेय बिरसा मुंडा को जाता है। और मुंडा विद्रोह को ही हम उलगुलान विद्रोह के नाम जानते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मुंडा विद्रोह का समय क्या माना जाता है? 1899 से 1900 ईस्वी। पूछेगा मुंडा विद्रोह जो है किसने प्रारंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था। बिरसा मुंडा ने किया था। और मुंडा विद्रोह को हम किस नाम से जानते हैं? उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा कि बिरसा मुंडा को हम किस नाम जानते हैं? तो धरती आबा।
धरती आबा के नाम से भी बिरसा मुंडा को जाना जाता था। यहाँ ऑप्शन में सिद्धू और कान्हू है, और सिद्धू और कान्हू साहब का संबंध है संथाल विद्रोह से। संथाल विद्रोह का समय माना जाता है 1855 से 1856 ईस्वी। संथाल विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। भागलपुर से राजमहल से बीच के आसपास के क्षेत्र को दामन एक कोह कहा जाता। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संथाल विद्रोह का समय क्या है, तो संथाल विद्रोह का समय है 1855 से 1856 ईस्वी। पूछेगा संथाल विद्रोह किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। पूछेगा संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धू। कौन थे? सिद्धू, कान्हू, चांद एवं भैरव। चांद एवं भैरव। पूछेगा भागलपुर से राजमहल के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा गया? आसपास के क्षेत्र को दामन ए कोह कहा गया। दामन ए कोह कहा गया। यहां पर देखना है नंबर 8 में, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में सफाहर आंदोलन किस जनजातियों से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा किस जनजाति से संबंधित था? तो संथाल जनजाति से संबंधित था। सफाहर आंदोलन, सफाहर आंदोलन को हम सफाहर आंदोलन 1868 ईस्वी में संथालों ने प्रारंभ किया था। सफाहर आंदोलन के प्रमुख नेता भागीरथ मांझी थे। सफाहर आंदोलन में संथालों ने एक ईश्वर की महत्ता पर बल दी, और यह आंदोलन का समय, इस आंदोलन का संबंध सामाजिक सुधार से था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सफाहर आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1868 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया था? संथालों ने प्रारंभ किया था। पूछेगा सफाहर आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? भागीरथ मांझी थे। कौन थे? भागीरथ मांझी थे। इस आंदोलन समय क्या चीज पर बल दिया गया? इस आंदोलन समय एक ईश्वर की महत्ता पर बल दिया गया। और ये सफाहर आंदोलन एक प्रकार, सफाहर आंदोलन का संबंध सामाजिक सुधार से था। यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन ए में है चुनार नहीं, चुनार होना चाहिए। चुनार विद्रोह का समय माना जाता है, चुनार विद्रोह का समय माना जाता है 1766 ईस्वी। तो यह विद्रोह समाप्त हुआ था 1834 ईस्वी में। और चुनार विद्रोह जहां पर हुआ था, वर्तमान समय में यह क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में पड़ता है। चुनार विद्रोह के प्रमुख नेता थे दुर्जन सिंह, गंगा नारायण सिंह, रघुनाथ सिंह। और यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। जनाब, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चुनार विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? इसका समय माना जाता 1766 ईस्वी। इसकी समाप्ति कब हुई थी? तो 1834 ईस्वी में समाप्ति हुई थी। पूछेगा चुनार विद्रोह किसके विरुद्ध हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। चुनार विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कौन थे? तो दुर्जन सिंह। कौन थे? दुर्जन सिंह। उसके बाद कौन थे? गंगा नारायण सिंह। गंगा नारायण सिंह एवं रघुनाथ सिंह। अब यहाँ पर हम संथाल विद्रोह के बारे में बताए ही दिए हैं, और मुंडा विद्रोह की चर्चा भी हम कर दिए, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हम आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण था। तो पतन का क्या कारण था? किसी चीज के पतन का एक कारण नहीं होता है। किसी चीज के पतन का एक कारण नहीं होता है, कारण एक से अधिक होता है। जब कारण पूछ दिया और इसमें देता है उपयुक्त में से एक से अधिक, तो यहाँ मारेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर। इसका यह तीनों ऑप्शन होगा, इससे इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आ जाए यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी राजस्व प्रणाली लागू की? और इसका सही आंसर क्या होगा? ये तीनों लागू हुई थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब यहाँ पर है ए का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, और यहाँ अस्थाई बंदोबस्ती। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा प्रारंभ किया था। इसे हम जमींदारी प्रथा के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत जमीन का मालिक जमींदार को माना गया। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को ही हम सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा किसने प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया था। यह कब प्रारंभ हुआ था? 1793 ईस्वी में। और इस प्रथा को क्या कहते हैं?
जमींदारी प्रथा के जमींदारी प्रथा के नाम जानते हैं और इसके तहत जमीन का मालिक जमींदार को माना गया। पूछेगा अस्थाई बंदोबस्ती को और किस नाम से जानते हैं? इसे सूर्यास्त कानून के नाम से, सूर्यास्त कानून के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर रैयतवारी प्रथा है। यह रैयतवारी बंदोबस्त की जब बात करते हैं तो राजस्व निर्धारण की एक ये प्रथा थी, और रैयतवारी प्रथा की जब हम बात करते हैं तो इसके तहत राजस्व यानी लगान के निर्धारण उपज के भूमि के उत्पादकता के आधार पर नहीं होकर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर होता था। इस प्रकार रैयतवारी बंदोबस्त को प्रारंभ करने का श्रेय टॉमस मुनरो को जाता है, और टॉमो मुनरस 1820 से 1827 तक वह मद्रास का गवर्नर रहा था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा रैयतवारी बंदोबस्त में राजस्व का निर्धारण किस आधार पर? तो भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर। रैयतवारी बंदोबस्त कौन किया था? तो टॉमस मुनरो ने किया था। कौन? टॉमस मुनरो ने किया था। पूछेगा टॉमस मुनरो मद्रास का कब तक गवर्नर रहा? 1820 से 1827 ईस्वी। यहाँ पर क्या है, महलवारी बंदोबस्त की बात करते हैं। महलवारी व्यवस्था गांव के साथ होता था, गांव के प्रधान मुखिया के साथ। महलवारी प्रथा की जब महलवारी व्यवस्था की बात करते हैं तो 1833 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब में लागू किया था। इस प्रथा का प्रवर्तक हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। हॉल्ट मैकेंजी। प्रश्न पूछा जाएगा कि महलवारी बंदोबस्त की जब बात है तो 1833 ईस्वी में यह प्रथा कहाँ लागू हुआ था? तो यूपी, एमपी एवं पंजाब में। इस व्यवस्था के प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी को। किसको? हॉल्ट मैकेंजी को। किसको? हॉल्ट मैकेंजी। आगे की ओर जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसियस कहलाती है, यह क्या है? इसको देखना है। प्रथम विश्व समाप्त होना चाहिए, बिल्कुल। कृषकों की भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। अब आगे की ओर हम आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता रखती है? तो इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार से, विधिक समानता से, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति से। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। हम देखते हैं कि नेपोलियन को इतिहास में हम मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम जानते हैं। नेपोलियन के इतिहास में हम लिटिल कॉर्पोरल के नाम जानते हैं। नेपोलियन ने कानून, फ्रांस की धरती पर कानून का संग्रह कराया, इसे हम नेपोलियन कोड के नाम जानते हैं। 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करके सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया, जहां पर नेपोलियन की मौत हुई। सेंट हेलेना द्वीप वर्तमान समय में बेल्जियम में स्थित है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसे मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कॉर्पोरल के नाम जानते हैं। तो किसको? तो नेपोलियन ने कानून का संग्रह कब कराया? 1804। इसको क्या कहते हैं? इसे नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। नेपोलियन की जब बात करते हैं तो नेपोलियन वाटरलू की युद्ध कब हुई थी? 1815 में। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करके कहाँ भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। कहाँ? सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया। यह द्वीप कहाँ है? यह द्वीप बेल्जियम में स्थित है। यह द्वीप कहाँ? बेल्जियम में स्थित है। यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 13 में सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष दिया था? इसका सही आंसर है सिंगापुर। और कब दिया था? 1943 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस की याद में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजाद सुभाष चंद्र बोस सर्वप्रथम 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके पुनः कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का स्थापना और 1 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह, NS गिल एवं रास बिहारी बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस की बात करते थे 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान को संभाला था। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की और नारा दिया था, दिल्ली चलो जय हिंद।
आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 ईस्वी को। कहाँ पर? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। पूछेगा सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की याद में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाएगा आजाद हिंद सुभाष चंद्र बोस 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में कब? तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। फिर 1939 ईस्वी के त्रिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी के किस प्रत्याशी को पराजित करके अध्यक्ष चुने गए थे? तो पट्टाभी सीतारामैया। किसको? पट्टाभी, पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके। पूछेगा सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1942 ईस्वी को। और यह डिवीजन की जब स्थापना हुई, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? सर्वप्रथम यह विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। पूछेगा आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह, एनएस गिल एवं रास बिहारी बोस ने किया था। पूछेगा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना कब की? 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। और यहीं पर दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की जब बात करते हैं तो किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया? इसका सही आंसर होगा नागपुर सत्र। 1920 के नागपुर अधिवेशन में ही महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचार्य ने किया था। बात यह होता है कि असहयोग आंदोलन किस अधिवेशन में चलाने का निर्णय लिया गया? तो 1920 के नागपुर अधिवेशन। पूछेगा 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो कौन किया था? विजय राघवाचार्य ने किया था। विजय राघवाचार्य ने किया था। वो पूछेगा लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। और लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल एवं गरम दल एक हो गया था। और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। मजूमदार ने किया था। यहाँ पर सूरत अधिवेशन है। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल एवं गरम दल। नरम दल वाले रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एक हो गया। अब से प्रश्न पूछा जाएगा सूरत अधिवेशन कब? 1907। तो नरम दल वाले किसको अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे? रास बिहारी घोष को। किसको? रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। तो गरम दल वाले किसको? तो गरम दल वाले बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। आइए आगे की नंबर क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? और इसका सही आंसर है बी, बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव अधिवेशन 1924। अभी है गया अधिवेशन 1922। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? चित्तरंजन दास। कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। याद रखना है कि सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास को अपना गुरु मानते थे। चित्तरंजन दास को हम सीआर दास एवं देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन तो बताए ही थे। और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण। अंबिका चरण। अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। कौन? अंबिका चरण मजूमदार। आगे की ओर जब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? और इसे कहा जाता है नमक सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय माना जाता है 1930 से 1933 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। और ये दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया। और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचकर गांधी ने नमक कानून को तोड़ा था। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 385 किलोमीटर थी, जिसे महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ पैदल 24 दिनों में तय किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन समय बच्चों ने बानर सेना का गठन किया था, तो लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में
खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमत गार नामक संगठन की स्थापना की और इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खान अब्दुल गफ्फार खान को इतिहास में हम सीमांत गांधी के नाम जानते हैं, इसे इंग्लिश में हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय क्या माना जाता है। सविनय अवज्ञा समय माना 1930 से 1933 ईस्वी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए कौन सा यात्रा प्रारंभ किया? तो दांडी यात्रा। और कब? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। कहां से? साबरमती आश्रम से। दांडी कब पहुंचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था। दांडी कहाँ है? तो गुजरात में। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी कितनी थी? तो 385 किलोमीटर थी, जिसे महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ पैदल 24 दिनों में तय किया था। महात्मा जी से अपने 78 समर्थकों के साथ पैदल 24 दिनों में तय किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बच्चों ने कौन सा सेना का गठन किया था? तो बानर सेना का गठन किया था। तो लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खिलाफत आंदोलन की जब हम बात करते हैं, खिलाफत आंदोलन का समय माना जाता है 1919 से 1922 ईस्वी। खिलाफत आंदोलन के भारत में प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इन दोनों को अली बंधु के नाम जानते हैं। महात्मा गांधी जैसे नेता ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करके इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा था। इस प्रकार यह खिलाफत आंदोलन धार्मिक प्रश्न पर प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खिलाफत आंदोलन का समय क्या माना जाता है? तो 1919 से 1922 ईस्वी पूछेगा। खिलाफत आंदोलन के भारत में कितने नेता थे? तो 2। कौन कौन? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं मौलाना शौकत अली। इन दोनों को क्या कहा गया? इन दोनों को अली बंधु कहा गया। क्या कहा गया? अली बंधु कहा गया। महात्मा गांधी जैसे नेता ने खिलाफत आंदोलन को अपना समर्थन प्रदान करके इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक अच्छे अवसर के रूप में देखा। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन धार्मिक प्रश्न प्रारंभ हुआ, धीरे 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 इसका स्वरूप राजनीतिक हो गया। यहाँ पर है भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो हम देखते क्या है कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी को मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करते हुए डू और डाई, करो या मरो का नारा दा। यहाँ पर गांधी लगातार 70 मिनट तक नॉन स्टॉप बोलते रह गए। यह गांधी के जीवन का सबसे लंबा भाषण था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय की जब बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी समेत भारत के सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को गिरफ्तार करके पूना के आगा खां के महल में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर के जेल में रखा गया। दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण हजारीबाग के जेल से भाग करके नेपाल के घने जंगल चले गए, जहां पर उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उषा मेहता कांग्रेस रेडियो का संचालन करती थी स्टार। अब यहाँ पर बात यह है कि पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। और इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा, करो या मरो का नारा दिया था। पूछेगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया? तो पूना के आगा खां के महल में रखा गया था। तो और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर के जेल से, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस दिन? दीपावली के दिन किस जेल से? हजारीबाग के जेल से भाग करके नेपाल चले गए। वहां पर किस दस्ता का गठन किया था? तो वहां पर क्या था? दस्ता का गठन, जिसका उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। इधर आइए।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर क्या है? बाबू वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखना है, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर आरा के बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह जब तक जिंदा रहे, अंग्रेजी सरकार बिहार की धरती को देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन बाबू वीर कुंवर सिंह के बाद अंग्रेज बिहार के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। बिहार के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज विंसेंट टेलर अय्यर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह में टाटिया टोपे की जब चर्चा ना करें तो फिर 1857 के विद्रोह की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। टाटिया टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। टाटिया टोपे अपने दोस्तों के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दी गई। इसलिए प्रश्न उभरता है कि 1857 के विद्रोह के समय का वह सेनानायक कौन था जो अपने दोस्तों के गद्दारी कारण पकड़ा गया? वह थे टाटिया टोपे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 1857 के विद्रोह में और बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था। और बाबू वीर कुंवर बिहार के विद्रोह को दबाने का श्रेय किसको जाता था? बिहार के विद्रोह को दबाने के श्रेय अंग्रेज विंसेंट टेलर एवं अय्यर को जाता है। पूछेगा टाटिया टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। यह बेगम हजरत महल लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध के बेगम हजरत महल ने की थी। बेगम हजरत महल लखनऊ पर अधिकार करके कुछ समय के लिए अपने बेटे बिरजिस कदर को लखनऊ का नवाब घोषित की थी। बेगम हजरत महल भागकर नेपाल चली गई, जहां पर उनकी मौत हो गई। पूछेगा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बेगम हजरत महल। पूछेगा कि बेगम हजरत महल लखनऊ पर अधिकार करके किसको कुछ समय के लिए लखनऊ का नवाब घोषित किया था? तो अपने बेटे को। क्या नाम था? बिरजिस कदर। उसका नाम था क्या? बिरजिस कदर। आगे किया है नंबर 18 में किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1939। यहाँ पर है चित्तरंजन दास की बात करते हैं हम। तो चित्तरंजन दास की जब हम बात करते हैं तो 1 जनवरी स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 ईस्वी को इलाहाबाद की धरती पर हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष स्वयं थे, तो सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। और स्वराज पार्टी ने अपने सदस्य विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफल रहे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। कहाँ? इलाहाबाद की धरती पर। पूछेगा स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे। तो सचिव किसको बनाया गया था? सचिव मोतीलाल नेहरू को बनाया गया था। पूछेगा स्वराज पार्टी ने अपने सदस्य विट्ठल भाई पटेल को क्या बनाया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनाने में सफल है। यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं तो फिर जवाहरलाल 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की थी? इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की जब हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर होम रूल आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य के नाम से लोकप्रिय हुए। लोकमान्य का अर्थ होता है लोगों के द्वारा मान्य। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर गणेश महोत्सव प्रारंभ किया था। तो 1895 ईस्वी में महाराष्ट्र की धरती पर शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किया था। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 18 मास के कठोर कारावास की सजा दी गई। फिर बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें 6 साल की कठोर कारावास की सजा देकर मांडले जेल भेज दिया गया था। और जेल में ही इन्होंने गीता रहस्य जैसी पुस्तक की रचना की थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि होम रूल आंदोलन समय बाल गंगाधर तिलक किस नाम से लोकप्रिय हुए थे? तो लोकमान्य के नाम से लोकप्रिय हुए थे।
पूछेगा बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र की धरती पर गणेश महोत्सव कब प्रारंभ किया था? 1893 ईस्वी में। तो शिवाजी महोत्सव कब प्रारंभ किया था? 1895 ईस्वी में। पूछेगा बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें कब लिखी? 1897 ईस्वी में। और कै मास के कठोर कारावास सजा दी गई? 18 मास के। फिर बाल गंगाधर तिलक 1908 ईस्वी में अपनी पत्रिका केसरी में अंग्रेज विरोधी बातें लिखी, जिसके कारण उन्हें कितने साल के कठोर कारावास, 6 साल के कठोर कारावास की सजा देकर कहाँ भेज दिया गया? मांडली जेल। और जेल में कौन सी पुस्तक लिखी? गीता रहस्य। यहाँ पर हम देखते क्या हैं कि लाला लाजपत राय को इतिहास में हम पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम जानते हैं। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जानते हैं। और लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक ये गरम दल के नेता थे। महात्मा गांधी की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने 1893 ईस्वी में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका की सरजमी पर गए थे। दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कदम रखने वाले महात्मा गांधी भारत के पहले बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी ने लियो टॉल्स्टॉय जिस यूरोपियन से काफी प्रभावित थे और लियो टॉल्स्टॉय ने वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की थी। पूछेगा महात्मा गांधी गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय जैसे यूरोपियन प्रभावित थे। और लियो टॉल्स्टॉय ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी? वॉर एंड पीस। कौन सी? वॉर एंड पीस जैसी पुस्तक की रचना की थी। नंबर 20 में किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है बाबा रामचंद्र दास। याद रखना है, अवध किसान सभा की स्थापना और हुई थी कब? तो 1920 ईस्वी में। कौन किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। और ये कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। आपसे प्रश्न पूछा यहाँ पर क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की बात की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा था विदेशी राज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, खराब से खराब स्वदेशी राज उससे अच्छा है। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेशी वस्तु को बहिष्कार करने और स्वदेशी वस्तु को अपनाने की बात की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसके जरिए उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मुंडा, बिरसा मुंडा और मुंडा विद्रोह में इनकी चर्चा तो हम किए ही। और यह भी बताएं बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। धरती आबा। आ जाइए यहां पर नंबर 21 में आनंद मठ की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर होगा सही बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन? आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की स्थापना किया। और याद रखना है आनंद मठ की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। और आनंद मठ से ही सन्यासी विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है। और सन्यासी विद्रोह का समय माना जाता है 1770 से लेकर 1820 ईस्वी। 1770 से लेकर 1820 ईस्वी यह विद्रोह बंगाल की धरती पर हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ से किस विद्रोह के विषय में जानकारी मिलती है? तो सन्यासी विद्रोह के विषय में। सन्यासी विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल की धरती पर। सन्यासी विद्रोह का समय क्या माना जाता है? इसका समय माना जाता है 1770 से लेकर 1820 ईस्वी माना जाता। यहाँ पर जो है दीनबंधु मित्र की जब हम बात करते हैं तो दीनबंधु मित्र के नाटक का नाम क्या? नील दर्पण। क्या नाम है? नील दर्पण। नाटक का नाम है नील दर्पण। और नील दर्पण किस भाषा में लिखा गया है? तो बंगला भाषा में लिखा गया है। किस? बंगला भाषा में लिखा गया। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब हम बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर। और हम 1905 के स्वदेशी आंदोलन समय रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर भारतीयों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधकर एकता का संचार किया था। आ जाए यहाँ पर नंबर 22 में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? इसका सही आंसर कौन है? अबुल गफ्फार खान। और इन्हें क्या कहा गया था? हम खुद इस पर चर्चा भी किए हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। इस संगठन ने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था जिसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को क्षति पहुंचाना था। खान अब्दुल गफ्फार खान के इतिहास में हम सीमांत गांधी के नाम जानते हैं। इसे इंग्लिश में हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं।
आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सविनय अभिज्ञान आंदोलन समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना कौन किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। और इन्होंने कौन सी, इन्हें क्या कहा गया? इन्हें कहा गया सीमांत गांधी। कौन सा गांधी? सीमांत गांधी। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। आगे आ जाए। नंबर 23 में कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है होगा सिलाव। याद रखना है, बिहार के नालंदा जिले में एक जगह है जिसका नाम है सिलाव। बिहार के नालंदा जिले में एक जगह है जिसका नाम है सिलाव। क्योंकि इस जगह पर जो खाजा बनता है इसलिए इसका नाम पड़ गया है सिलाव खाजा। ये सिलाव खाजा इतना प्रसिद्ध है कि विश्व के मिठाइयों की सूची में भी इसका नाम दर्ज है। और सिलाव खाजा की लोकप्रियता को देखते हुए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 ईस्वी में खिलाव खाजा की प्रसिद्धि को देखते हुए खाजा निर्माण को उद्योग का दर्जा दिया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिलाव ये जगह कहाँ है? तो नालंदा में पड़ता है, बिहार के नालंदा में। पूछेगा कि भारत को कौन सी मिठाई है जो अंतर्राष्ट्रीय मिठाई की सूची में शामिल है? सिलाव। पूछेगा सिलाव को उद्योग की दर्जा कब दिया गया? तो 2015 में। बिहार शरीफ कौन? बिहार में। चंडी कहाँ है? बिहार के मुंगेर में। यहाँ पर भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए है? इसका सही आंसर होगा ए, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर में ही अजगेबी नाथ मंदिर स्थित है। यहाँ का लोक कला है मंजूसा। और याद रखना है कि पाल शासक और धर्मपाल ने भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। स्टार। आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाएगा कि भागलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए। पूछेगा अजगेबी पूछेगा अजगेबी नाथ का मंदिर कहाँ स्थित? अजगेबी नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भागलपुर में स्थित है। भागलपुर का लोक कला क्या है? मंजूसा है। क्या लोक कला है? मंजूसा है। और भागलपुर की प्रसिद्ध इसलिए भाई यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थित है। और कौन इसकी स्थापना किया? पाल राजवंश के शासक धर्मपाल ने किया था। आइए यहाँ पर नंबर 25 में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? और लीची, ये बात सही है, मुजफ्फरपुर का लीची बहुत नामी है। एक बात और भी है, हम लाखों लाख विद्यार्थी को पढ़ाए, लेकिन मुजफ्फरपुर के की सरजमी से जो भी हमसे पढ़ने आया, संजोग ये रहा एक से एक वहाँ पर टैलेंट है। मुजफ्फरपुर शहर हमें बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के इंसान भी बहुत अच्छे होते हैं, फिर वहाँ की लीची भी काफ़ी अच्छी होती है। और लीची के लिए मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध रहा, केला के लिए वैशाली प्रसिद्ध रहा, मखान के लिए मधुबनी प्रसिद्ध रहा। और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। आ जाए यहाँ पर, ये कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ था? इसका सही आंसर है चीन में ही सर्वप्रथम। चीन को याद रखना है, चीन को एशिया का मरीज कहा गया, तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा गया। तो हम देखते हैं चाय का प्रचलन चीन से हुआ था, प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ चीन से हुआ था, और बारूद का भी आविष्कार सर्वप्रथम चीन से हुआ था। इसलिए इसका सही आंसर होगा चीन। जहाँ तक जापान को पहले निप्पन कहा जाता था, और इसका अर्थ होता है उगते हुए सूरज का देश। यहाँ पर 27 में 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? और इसका सही आंसर होगा सेठ हुकुम चंद ने किया था। द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? तो द्वारकानाथ टैगोर थे देवेंद्रनाथ टैगोर के पिता, तो वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर के दादा थे। और हम यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। होम चार्जेस क्या है? भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, यह भी सही है। और यहाँ पर यह भी सही है, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन। इसलिए इसका सही आंसर होगा एक से अधिक। नंबर 29 में किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया? इसका सही आंसर है अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। ये कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजा थे। कौन थे? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के अवनींद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजा थे। जहाँ तक देवेंद्रनाथ टैगोर की सवाल है,
तो और यहाँ पर ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही संभाला था और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की एवं तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया था। केशव चंद्र सेन 1865 ईस्वी में ब्रह्म समाज से निकलकर 1866 में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन के प्रयास से 1872 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ। इसके तहत किसी बच्चे की शादी पर रोक लगा दिया गया। जब केशव चंद्र सेन अपनी 13 वर्ष की बेटी की शादी किए तो उनके जितने भी समर्थक थे आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर 1878 ईस्वी बंगाल में यानी कलकत्ता में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। साधारण ब्रह्म समाज की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रह्म समाज का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने तैयार किया था। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी? कौन सी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। और कौन सी पत्रिका प्रकाशित किया? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से अलग होकर कितने ईस्वी में? 1866 ईस्वी में। कहाँ? तक कलकत्ता में। और कौन सी समाज की स्थापना किया था? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज से अलग होकर कितने? 1878 ईस्वी में कलकत्ता में कौन सा समाज? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। साधारण ब्रह्म समाज याद रखना है। केशव चंद्र सेन के प्रेरणा से बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1872 में। आ जाइए नंबर 30 में। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा मेजनी। और मेजनी की बात करते हैं। मेजनी ने 1831 में फ्रांस में यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जनता के बीच में राष्ट्रीय चेतना को जगाना। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मेजनी ने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना कब किया? 1831 में। कहाँ किया था? तो फ्रांस में किया था। कहाँ? फ्रांस में। उद्देश्य क्या था? जनता में राष्ट्रीय चेतना को जगाना था। गैरीबाल्डी, इस प्रकार हम देखते हैं। और इटली के मेजनी, और हम देखते हैं गैरीबाल्डी। और गैरीबाल्डी की बात, यह भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यहाँ पर 31 से 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? और इसका सही आंसर होगा चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को इतिहास में किस नाम से जानते हैं? देश बंधु के नाम जानते हैं। सुभाष चंद्र इन्हें ही CR दास के नाम जानते हैं। और सुभाष चंद्र बोस इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। मोतीलाल नेहरू की बात जब हम करते हैं तो जालियांवाला बाग हत्याकांड समय जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था, जिसके सदस्य महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू थे। महात्मा गांधी एवं मोतीलाल नेहरू थे। लाला लाजपत राय को हम क्या करते हैं? इन्हें पंजाब केसरी या पंजाब के शेर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए 32 में। किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं, अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। भगत सिंह की जब बात करते हैं, तो भगत सिंह ने नौजवान सभा का गठन किया था और इन्होंने इनकिलाब जिंदाबाद का भी नारा दिया था। लेकिन इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर षड्यंत्र के तहत भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दे दी गई। याद रखना है। पूछेगा कि नौजवान सभा की स्थापना कौन किया था? तो भगत सिंह ने। पूछेगा इनकिलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। पूछेगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। और किस षड्यंत्र के तहत दी गई थी? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत दी गई। किस षड्यंत्र? लाहौर षड्यंत्र के तहत दी गई थी। यहाँ पर है बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो याद रखना है लाल, पाल और बाल, ये तीनों ग्राम दल के नेता थे। बाल गंगाधर तिलक कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया था। आइए यहाँ पर नंबर 33 में। राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? इसका सही आंसर होगा ए,
केलॉग ब्रिलियंट पैक्ट। अब प्रश्न उभरता है, और केलॉग ब्रिलियंट पैक्ट कब हुआ था? तो यह पैक्ट हुआ था 1928 ईस्वी में। यह पैक्ट कहाँ हुआ था? 1928 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? फ्रांस में। और इस एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया कि पारस्परिक विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। इस प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, केलॉग ब्रिलियंट पैक्ट प्रकाश में कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। यह पैक्ट कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। उद्देश्य क्या था? तो पारस्परिक संघर्ष को, पारस्परिक विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना। यहाँ पर बी में है पेरिस शांति समझौता। यह समझौता कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। यह समझौता पेरिस में हुआ था। यह समझौता अमेरिका और वियतनाम के बीच हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य वियतनाम में शांति स्थापित करना था। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? तो 1973 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? तो पेरिस में हुआ था। पूछेगा किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका एवं वियतनाम के बीच हुआ था। उद्देश्य क्या था? वियतनाम में शांति स्थापित करना था। यहाँ पर सी में है लघु मैत्री संधि। लघु मैत्री संधि, ये संधि प्रारंभ हुआ 1920 से 21, और इस संधि के तहत अमेरिका ने यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया और एक और देश को मिलाकर एक गुट बनाया था, और ये गुट 15 साल की सफर एक साथ तय किया था। आइए यहाँ पर 34वें औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कॉर्डिंग शब्द किसे इंगित करता है? और इसका सही आंसर होगा बी, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। याद रखना है, औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से हुई थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम इंग्लैंड की धरती से इसलिए हुई थी क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड की धरती पर सूती वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड की धरती से हुई थी। क्यों हुई थी इंग्लैंड की धरती पर? क्योंकि इंग्लैंड की धरती पर कच्चे माल एवं पूंजी की अधिकता थी। पूछेगा औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। कौन सी? सूती वस्त्र उद्योग से हुई थी। यार देखो, नंबर 35 में गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है डेविड हार्डी मैन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। एक वक्त में यह काफी चर्चित पुस्तक भी रहा था। यहाँ पर सुमित सरकार एक इतिहासकार थे, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पर इनकी बुक आती है, उसे जो आप पढ़ने का भी प्रयास करें। और शेखर बंदोपाध्याय ये भी इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार। यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद तथा अध्याय हैं? इसका सही आंसर होगा ए, और इसका सही आंसर हो जाता है बी। सही आंसर होगा बी। 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की झंडे की पृष्ठभूमि हल्की नीली है, और उस पृष्ठभूमि पर राष्ट्रसंघ का चित्र बना हुआ है, जिसमें दिखाया गया है जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं ऊपर से खुल रही है, जिसमें विश्व का चित्र बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज की भाषा अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता प्राप्त भाषा में शामिल किया जा सकता है रूसी, स्पेनिश, चीनी एवं अरबी। आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किस द्वीप पर? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित। मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। पूछेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में और जैतून की 2 वक्राकार शाखाएं ऊपर से खुल रही, उसमें क्या चीज का भेद? विश्व का मानचित्र बना हुआ। विश्व का मानचित्र बना हुआ है। विश्व का मानचित्र। तो आप पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज की भाषा क्या? तो अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। कौन है? अंग्रेजी एवं फ्रेंच है। अंग्रेजी एवं फ्रेंच। मान्यता प्राप्त भाषा में क्या क्या शामिल हो सकता है? तो रूसी, स्पेनिश, अरबी एवं चीनी। 2-4 फिर तो वहाँ पर कौन कौन? तो अंग्रेजी और फ्रेंच में काम होता है, कामकाज, ये तो मानता है ही। इसके अलावा कौन कौन है? तो रूसी, स्पेनिश, चीनी, अरबी।
आइए यहाँ पर ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, यह भी बिल्कुल सही है। और द्वितीय विश्व युद्ध में उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, यह भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में एक से अधिक। हम कह सकते हैं जुलाई 1944 ईस्वी में, जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका की धरती पर जो सम्मेलन हुई, इसे हम ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम जानते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत ही विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया। इस प्रकार विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। इस प्रकार विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना साथ साथ हुई थी और दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी। पूछेगा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन के तहत कहाँ हुआ था? अमेरिका। कहाँ हुआ था? अमेरिका। इस सम्मेलन के तहत दो विश्व प्रसिद्ध संस्था का स्थापना किया। क्या नाम था उसका? विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। यहाँ पर देखें 38 में चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? और इसका सही आंसर हो जाएगा, ऐसे आंसर आयोग देता है 1948, लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर सही नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं और आंसर होना चाहिए 1 अक्टूबर 1949। चीनी लोक गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी हुई थी। यहाँ पर 39 औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायता की थी, भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति की थी, बताई भी है। पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति। इसलिए इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ पर 40 में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? इसका सही आंसर डॉक्टर नागेंद्र सिंह। BN राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार। और डॉक्टर दलवीर सिंह जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक रह चुके। तो आज का सफर यहीं तक, समय इजाजत नहीं देती। सहनशाह कहता है जय हिंद।